So circular motion को हम लोगों को कंटिन्यू करना था. We stopped on circular motion in the last class when we were about to end the week last week on Thursday. So we'll continue with the circular motion. सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. देखो ये एक कंडीशन होता है जहां पे आपने एक मास को किसी वर्टिकल पॉइंट से आपने इसको हैंग कर रखा है, और हैंग करने के बाद इस मास को आपने क्या किया, एक सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा दिया. जनरली बचपन में हम लोग झूले वूले पे झूलते थे तो उसको ऐसे पेड़ के ऊपर लगा के और साइड में हम लोग ऐसे घुमा देते थे, तो ऐसे सर्कुलर मोशन जैसा होता था. तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. ठीक है. सो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरह से घूमेगा, है ना. सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन में घूमता है और वर्टिकली ये इससे अटैच्ड है ना. तो हम लोगों ने क्या किया है, एक मेरे पास पेंडुलम था, सिंपल पेंडुलम, उसको थोड़ा सा इधर लेके गए, शिफ्ट कर लिया थोड़ा इधर, और उसके बाद इसको हम लोगों ने एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर दिया. सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर दिया तो ये इस तरह से गोल गोल घूमता रहेगा इस सर्कुलर मोशन में, राइट. तो बिकॉज ये इस तरह का कोन जैसा शेप बनाता है घूमने समय, इसीलिए इसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम कहते हैं. ठीक है. इस पॉइंट से हम लोग इसको अटैच कर रखे हैं और ये एक इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इसको. ठीक. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, 2 मिनट दो बेटा, एक जरूरी मैसेज है वो करके फिर मैं स्टार्ट. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो सब लोग आ ही गए हैं, अब स्टार्ट करते हैं फिर से. तो हम लोग ये पहला ही पोर्शन कर रहे थे कोनिकल पेंडुलम का. तो कोनिकल पेंडुलम फिर से मैं बता दूं कि बेसिकली एक पेंडुलम होता है जिसको आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके और इसको अगर एक सर्कुलर मोशन में मूव करा देते हो तो ये जो पेंडुलम बनता है ये एक कोन जैसा शेप होता है और ये सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा होता है. और पेंडुलम इसीलिए कहते हैं, पेंडुलम मतलब ऑसिलेशंस जो कि रिपीट कर रहा है अपने मोशन को आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. तो ये यहाँ पे एक सर्कुलर सर्कल में ये रिपीट करता रहेगा अपने मोशन को आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया. सो इसीलिए इसको पेंडुलम कहते हैं. और कोन जैसा फॉर्म कर रहा है तो कोनिकल पेंडुलम हो गया. सो अ बॉल ऑफ मास m अटैच टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. सो यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है, इट इज अटैच टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r. तो ये जो जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू r विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल. तो ये जो रोटेट कर रहा है ना, इसके रोटेशन का जो एंगुलर स्पीड है दैट इज इक्वल टू ओमेगा अबाउट द वर्टिकल. If we draw the force diagram of the ball, we can easily see that the component of tension force along the center gives the centripetal force and component of tension along the vertical balances the gravitational force. देखो अब क्या कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में T, उसके दो कंपोनेंट होंगे. एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिधर एंगल थीटा वो टी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर एंगल थीटा नहीं है तो ये कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा. सो देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन वर्टिकल एंड अदर हॉरिजॉन्टल. सो दिस टेंशन टी इज being divided into two components, and one component, the vertical component, balances the weight of this particle. So t cos theta mg को balance करेगा vertically, and in horizontal direction t sin theta will provide the necessary centripetal force. So centripetal force कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर. तो t sin theta किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर. So इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और जो भी निकालना है हम लोग निकाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को थीटा एंगल निकालना है या फिर टेंशन निकालना है, दोनों चीज निकाला जा सकता है. तो हमारे पास दो इक्वेशन होता है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर
दूसरा इक्वेशन है टी कॉस थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए है ऊपर वाला इक्वेशन, एंड देन वी हैव अ वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg. What we are going to do is, this is the first equation and this is the second equation. We dividing equation 1 by 2. So if we divide 1 by 2, what we'll get is t sin theta divided by t cos theta is equal to m omega square r divided by mg. So t and t gets cancelled, mass m and m gets cancelled. Sin theta by cos theta is tan theta is equal to omega square r upon g. ठीक है? So now we have to find, let's say if we have to find the value of tan theta, so theta will be equal to tan inverse of omega square r upon g. Okay, so anything can be asked with this equation. You can find out whatever variable has been asked in the question. Clear है बच्चों? कोनिकल पेंडुलम आ गया सबको समझ? यस ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो ये क्वेश्चन है, एससी वर्मा का क्वेश्चन है ना? तो क्या है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग को ना एचसी वर्मा बनाने की जरूरत है. तुम लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है. एचसी वर्मा इज अ वेरी गुड बुक, और खासकर जो तुम लोग आईटी वाले कर रहे हो उनको तो सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एचसी वर्मा के बनाने चाहिए. और जो नीट वाले बच्चे हैं, कम से कम जो क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना, या फिर जो इन आईटी वाले बच्चों के डाउट्स होंगे उनको अगर कर लोगे तो काफी हो जाएगा तुम्हारा. सो ओम और जयशंकर, तुम लोगों का काम है जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा इसके सारे क्वेश्चंस तुमको करने हैं. तुमको मैंने बोला था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स का और फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है एचसी वर्मा का, तीनों खत्म करने के लिए क्या है स्टेटस उसका? ओम और जयशंकर. हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही है ओम. देखिए सर, मतलब क्वेश्चन सब किए हैं, कुछ कुछ पूरा नहीं हुआ. पूरा उसको खत्म करो, एक एक क्वेश्चन खत्म करो. जो डाउट होता है हमको भेजते रहा करो कि सर ये वाला नहीं बन रहा है, सर ये वाला नहीं बन रहा है. वो हम बना बना के भेजते रहेंगे तुमको यहाँ से. ठीक है? तभी मजा आएगा. जब एक एक क्वेश्चन निपटेगा ना, सब क्वेश्चन के आगे ऐसे टिक लगेगा, तब फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा और मजा भी आएगा, और तभी तुम्हारा प्रिपरेशन होगा बढ़िया तरीके से. ठीक, यस लग जाओ इस पे आज से, है ना? आज से तुम्हारा ये एकदम यही है तुम्हारा अल्टीमेट गोल कि एचसी वर्मा का एक एक क्वेश्चन हम लोग को करना है. सॉल्व्ड एग्जाम्पल सबसे पहले करेंगे. सॉल्व्ड एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे कि क्या चीज है. उसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव 1, उसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव 2, और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइजेस. ठीक है? एक्सरसाइजेस में डाउट आएगा, वो डाउट मेरे से पूछना है. बाकी ये सब तुम लोग से हो जाएगा, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. और जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जैसे आप दो बच्चे जो हैं, बेट्सी एंड सतप्रीत, you guys need to do at least this portion. If at all you are not doing exercise, I am fine with it, but you have to do these three parts: solved example, objective 1 and objective 2. So get this book, HC Verma, Concepts of Physics. These are 2 volumes of this book, Concepts of Physics, volume 1 and volume 2. Get this book, start studying from it. इसमें रीड करोगे ना, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा. थ्योरी भी इससे पढ़ना और साथ में ये क्वेश्चंस वगैरह भी करने. और इसके अलावा हमारा वो बुकलेट तो हम भेज ही रहे हैं तुम लोगों को, उसमें से एक्सरसाइज करो. ये एक्सरसाइज ना करके तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका एक्सरसाइज तुम लोगों को करना है. और डीपीपी वगैरह जो हम भेजते हैं वो डीपीपी लगाना है. ठीक है जी बच्चों? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं. A particle of mass m is suspended from the ceiling through a string of length L. So यहाँ पे एक string है जिसका length L है,
और पार्टिकल, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। पार्टिकल ऑफ मास m, यहाँ देखो ये मास m है इस पार्टिकल का, ये इट इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, ये रेडियस r है, इधर देखोगे ये भी रेडियस r, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पहला हम लोग को स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, दो चीज निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे पिछले इसमें कॉन्सेप्ट पे हम लोग कर रहे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर लिखेंगे, ये टेंशन टी इधर लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके तरफ और एक इसके तरफ। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये क्या हो गया, टी कॉस थीटा हो गया। और एक कंपोनेंट इधर के तरफ है, उसको टी साइन थीटा लिख लेंगे। तो अब हम लोग अगर जो इक्वेशन लिखते हैं, सो सिंस mass m is in equilibrium, right? So vertically equating the, so vertical direction में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो we'll get t cos theta is equal to mg, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो जो t sin थीटा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा t sin थीटा, तो t sin थीटा इज mv स्क्वायर बाय r, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग जैसा कि पिछले शीट में मैंने किया था, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg। t और t कैंसिल हो गया, m और m कैंसिल हो गया, तो ये sin थीटा बाय cos थीटा आ गया। sin थीटा बाय cos थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी हो गया। आपको कह रहा है स्पीड निकाल लें, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा हो गया। सो v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा। भाई tan थीटा निकालना है तो ये देखो, ये r है, ये l है, ये जो परपेंडिकुलर ये वाला जो लाइन है, इसका वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला जो लेंथ है। tan थीटा करोगे तो इसका वैल्यू पुट कर लो, रूट अंडर आर जी, so tan theta is root under v is equal to root under rg tan theta, ठीक है। तो रूट अंडर rg tan थीटा की जगह क्या करेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है, तो r बाय रूट अंडर l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। सो आर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले जाएंगे तो r मिल जाएगा, r रूट अंडर जी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, 1/4। क्यों 1/4, देखो 1/2 इस स्क्वायर रूट की वजह से और 1/2 इस बाहर वाले स्क्वायर रूट की वजह से, तो टोटल 1/4 इसका पावर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का। तो ये इसका वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया बेसिकली। और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में टेंशन निकालना है हम लोगों को। अब देखो तुमने क्या किया है, यहाँ पे किसी में भी यूज कर लो, टी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा एम जी है, तो टी इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा हो जाएगा, इसको लिख लो फ्रॉम 1। एम जी बाय कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस है, बेस कितना है, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एम जी डिवाइडेड बाय रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय जो हाइपोटेनस एल है, एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज एम जी एल डिवाइडेड बाय रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो दिस इज योर टेंशन टी। क्लियर है बच्चों? यस सर।
हो गया, समझ में आ गया, लिख लिया सबने? लिख तो तुम लोग बाद में भी लगते लेते हो। Shall we move ahead? Yes, yes, sir. Okay. Now motion of a motorcyclist on a curved path. कभी भी एक मोटरसाइकिलिस्ट कर्व्ड पाथ पे जाएगा तो क्या क्या उस पे फोर्स लग रहा होगा, वो सब अगर हम लोग समझें. सो अ साइक्लिस्ट हैविंग mass m move with a constant speed v on a curved path as shown. So we divide the motion of the cyclist in 4 पार्ट में डिवाइड कर दो. एक जा रहा है a से b, एक पार्ट हो गया, b to c दूसरा पार्ट हो गया, फिर c to d ये तीसरा पार्ट हो गया, फिर d to e, है ना. सो d to e ये एक पार्ट हो गया. 1 and 3 हैव सेम टाइप ऑफ मोशन, मतलब a to b और c to d. देखो a to b में भी ऊपर जा रहे हैं, c to d में भी ऊपर जा रहे हैं, तो सेम टाइप ऑफ मोशन है 1 और 3 में. ना अब जब a to b जब साइक्लिस्ट जा रहा है, तब उसको अगर एनालाइज करें उस मोशन को हम लोग, तो व्हेन द साइक्लिस्ट इज गोइंग फ्रॉम a to b, तो ये देखो ये कर्व, इस तरह के कर्व पे वो जा रहा है, इस तरह के कर्व में जा रहा है. इस कर्व का जो सेंटर होगा, है ना, ये एक सर्कल का पार्ट है ये कर्व, तो उसका जो सेंटर होगा, है ना, उस डायरेक्शन में हम लोग एक डायरेक्शन लेते हैं, और एक जो है परपेंडिकुलर जो इसका है, जो यहाँ पे टेंजेंट है इस पॉइंट पे, उस टेंजेंट के अलोंग एक फोर्स लेते हैं. इन दोनों के अबाउट इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं. तो अब ये समझो, इस आदमी का जो साइक्लिस्ट का जो वेट है mg इस तरफ है, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये वर्टिकल से इसका जो एंगल है यहाँ पे मान लो थीटा है, तो ये मतलब ये जो रेडियल डायरेक्शन है, उस रेडियल डायरेक्शन से ये वर्टिकल ये भी थीटा हो जाएगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक जो रेडियस रेडियली इनवर्ड जो डायरेक्शन है उसके अलोंग mg cos थीटा हो जाएगा जिधर थीटा है, जिधर थीटा नहीं है उधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया. ठीक है. और बिकॉज अब देखो इसका क्या है कि फ्रिक्शन जो है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये तो फिसलने का टेंडेंसी होगा, नीचे जाने का, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि इसको नीचे स्किड करने से रोकेगा, मतलब इस साइक्लिस्ट को. तो फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में F लग रहा है. और ये जो mg cos थीटा है, अब देखो ये बिकॉज इस तरह के सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, तो उस सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से, और ये आदमी जो है इसके ऊपर साइकिल के ऊपर है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है मान लो वो n, राइट. तो अगर हम लोग इसको ऐसे समझें, तो हमारा जो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में अंदर के तरफ फोर्स है mg cos थीटा ये, और बाहर के तरफ फोर्स है n, तो mg cos थीटा माइनस n विल प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r. उसको, ये एक हमारा पहला इक्वेशन हो गया. तो इसको हम लोग n इज इक्वल टू लिख सकते हैं mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है ना, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है. उसके बाद ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर इसको यहाँ पे स्किड नहीं करना, गिरना नहीं है, तो F शुड बी, है ना, ये आदमी मान लो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है इसके ऊपर, तो F माइनस ऑफ mg sin थीटा, F शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, अगर इसको स्लाइड नहीं करना है, स्किड नहीं करना है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, राइट. उसके बाद इन दोनों को हम लोग, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग के पास जो भी अननोन होगा उसको निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अब देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, थीटा डिक्रीज करेगा, थीटा डिक्रीज करेगा तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो एन भी इंक्रीज करेगा, है ना. कॉस थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो एन का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है. और जब थीटा डिक्रीज करेगा तो उस समय साइन थीटा डिक्रीज करेगा. जब तो साइन थीटा डिक्रीज करेगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस mg साइन थीटा आल्सो डिक्रीजेस. ठीक है. तो ये सारा एनालिसिस है जब मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट फ्रॉम ए टू बी, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तब का मोशन का एनालिसिस है.
दूसरे केस में अब ये जो साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तब क्या कंडीशंस होंगे, तब क्या फोर्सेस होंगे, उसको समझो। इस साइक्लिस्ट का पे वेट लग रहा होगा mg नीचे के तरफ, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक mg cos थीटा रेडियल डायरेक्शन में और mg sin थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब ये जब नीचे की तरफ आ रहा होगा ना, तब फ्रिक्शन इसको नीचे फिसलने से रोकेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। अब फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n है। अब हम लोग इक्वेशन जब लिखते हैं mg cos थीटा माइनस ऑफ n, ये प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाय r, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस ऑफ mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी सेम होगा, F इज इक्वल टू mg sin थीटा। देयरफॉर फ्रॉम B to C नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेस बट फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस। जब थीटा, बिकॉज थीटा इंक्रीज, थीटा जब बढ़ेगा, थीटा जब इंक्रीज होगा तो नॉर्मल फोर्स क्या, थीटा इंक्रीज करने से नॉर्मल फोर्स डिक्रीज करेगा। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो थीटा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो नॉर्मल फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा, एन डिक्रीज करेगा, राइट। एन लेकिन डिक्रीज करेगा, बट फ्रिक्शन फोर्स जो है थीटा बढ़ने से mg sin थीटा बढ़ता है तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा। सो नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेस बट फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस। दोनों केस समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग देख रहे हैं मोशन ऑफ साइक्लिस्ट फ्रॉम डी टू ई, है ना। डी से ई तक जब साइक्लिस्ट जा रहा है तो उसका मोशन हम लोग देख रहे हैं, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट फ्रॉम डी टू ई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक साइक्लिस्ट जा रहा है, ठीक है। So motion of a cyclist from D to E, n is equal to mv square by r plus mg cos theta, right? So हमारा है, देखो अब वहां पे जो था दोनों केस में, है ना, कनकेव इनवर्ट था, मतलब बाहर की तरफ ये कन्वेक्स सरफेस था, ए टू बी ऐसे जा रहा था। और उसके बाद एक जो दूसरा केस हम लोगों ने देखा कि भाई सी टू डी ऐसे आ रहा है, ठीक है। तीसरे केस में डी टू ई इस तरह से जा रहा है। उस समय जो इसका इस कर्व का जो सेंटर है वो कहीं यहाँ पे है और ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो अब हम लोग के पास जो वेट है उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। एक ये अगर थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो गया mg cos थीटा और ये ये हो गया mg sin थीटा, ठीक है। तो एक इधर जो फोर्स लगेगा दैट इज mg cos थीटा, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर n लगेगा। अब यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे n माइनस mg cos थीटा, दिस प्रोवाइड्स mv स्क्वायर अपॉन r। सो जो n है दिस इज mg cos थीटा प्लस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन r। जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऊपर के तरफ, फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, F इज इक्वल टू mg sin थीटा। सो D से E जब जाते हैं तो थीटा क्या होता है, डिक्रीज करता है। थीटा डिक्रीज करेगा तो n इंक्रीज करेगा और F जो है वो डिक्रीज करेगा। सो एज थीटा डिक्रीजेस व्हेन ही गोज फ्रॉम D to E, mg cos थीटा इंक्रीज, so n increases but F decreases. Is this clear बच्चे? समझ आ गया आप लोग को? अभी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r, ठीक है,
तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है रेडियस r का, is rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. तो ये बाउल जो है अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, which is kept vertical. The axis of symmetry is kept vertical. ठीक है. So hemispherical bowl of radius r, okay, so hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. A small ball kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. इसके अंदर एक बॉल रखा है, ये बॉल जो है रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो उसका जो रोटेट करेगा उसका सर्कुलर मोशन होगा, बिकॉज ये पूरा समझिए इसको, बिकॉज ये पूरा जो हेमिस्फीयर है ये सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, तो ये बॉल भी साथ में रोटेट करेगा. क्लियर है बच्चों? और इसका ये जो है ना, now a small ball kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. If the surface of the bowl, ठीक है, surface of the bowl is smooth, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन के बिना ही ये यहाँ पे स्टेशनरी है. इसका मतलब कोई एक फोर्स लग रहा है जो इसके ऊपर, जस्ट अ सेकंड. हाँ जी बच्चे. सो इस पे एक नीचे की तरफ जो ये वेट इसका mg लग रहा है, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना, क्योंकि ये देखो ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, है ना, n. अब इस n का दो कंपोनेंट होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा और दूसरा होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा. तो ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी एंगल अल्फा होगा. तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया n cos अल्फा इधर और दूसरा हो गया n sin अल्फा इधर. जो n sin अल्फा वाला जो कंपोनेंट है वो उसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. ठीक है. तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ये इस डायरेक्शन में n लग रहा है जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, mg एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक n का जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये अल्फा है, तो ये हो गया n cos अल्फा और ये हो गया n sin अल्फा. उसके अलावा ये जो पोर्शन, ये रेडियस कैपिटल R है और ये वाला जो सर्कल का रेडियस है, मतलब इस हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल R है और सर्कल का रेडियस स्मॉल r है. इनके बीच में क्या रिलेशन है? देखो, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू, ये स्मॉल r परपेंडिकुलर है, ये कैपिटल R हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन अल्फा हो गया. तो स्मॉल r क्या हो गया? कैपिटल R इंटू साइन अल्फा. क्वेश्चन में तुमको कैपिटल R दिया है, स्मॉल r तो दिया नहीं है, स्मॉल r तो हम एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए उसका रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए. अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज ये स्टेशनरी है, कहीं मूव नहीं कर रहा है ना, मतलब इसी जगह पे स्टेशनरी रुका हुआ है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जो हम लोग देखेंगे. सो सिंस द बॉल इज स्टेशनरी, ठीक है, सो सिंस द बॉल इज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी होने की वजह से नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा. mg इज इक्वल टू n cos ऑफ अल्फा. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. दूसरा, जो mv स्क्वायर बाय r सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? n साइन अल्फा प्रोवाइड कर रहा है, राइट. हम लोगों को निकालना है एंगुलर स्पीड एट विच द बाउल इज रोटेटिंग.
तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, एंगुलर mv² को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगुलर स्पीड के टर्म्स में, m⍵² भी लिख सकते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स को mv²/r लीनियर स्पीड के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है और एंगुलर स्पीड के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को डिवाइड कर लो, मतलब 2/1 करोगे तो हमारा आएगा n sin अल्फा डिवाइडेड बाय n cos अल्फा इज इक्वल टू m⍵² डिवाइडेड बाय mg। m कट गया, n और n कट गया, तो इससे हमें आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू ⍵² अपॉन g, और ओमेगा इज इक्वल टू g tan अल्फा डिवाइडेड बाय r का रूट अंडर। ठीक है, अब देखो स्मॉल r क्या है, कैपिटल R साइन अल्फा है, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर g tan अल्फा डिवाइडेड बाय r साइन अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर g इंटू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय r साइन अल्फा। साइन अल्फा कट गया, रूट अंडर g बाय r cos अल्फा। तो ये ओमेगा का वैल्यू है। तो यही हम लोग को, यही हमारा आंसर है। हमें ओमेगा का वैल्यू निकालना है g और r के टर्म्स में, cos अल्फा के टर्म्स में। सो दिस इज द वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओम आ गया समझ? ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है कि अगर हम कभी भी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, राइट, तो मान लो रोड है, ठीक है, ये इस तरह का एक रोड है और एक व्हीकल जो है ये इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। तो बिकॉज ये सर्कुलर पाथ पे ये व्हीकल मूव कर रहा है ना, तो इस व्हीकल के ऊपर जो नॉर्मल इसको सर्कुलर पाथ में ले जाने के लिए एक अंदर के तरफ एक फोर्स लगाना होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, तभी तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज करेगा। अब ये अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है रेडियली इनवर्ट, कभी भी एक कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसके तरह उसमें जो रेडियली इनवर्ट फोर्स लगता है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। अब ये गाड़ी जो हम लोग चला रहे हैं वो गाड़ी अपने आप तो मूव करेगी नहीं, ऐसे गोल घूमेगी नहीं, राइट। हमने स्टीयरिंग घुमाया, बट स्टीयरिंग घुमाने से ये जो घूमा उसके वजह से ये कुछ मतलब बिना गाड़ी स्किड किए ये इसमें आराम से ऐसे घूमता चला जाए जैसे जैसे रोड घूम रहा है। तो उसके लिए देयर शुड बी अ फोर्स विच शुड बी अप्लाइड, विच शुड बी एक्टिंग ऑन इट इन रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन। That centripetal force in such cases is mostly provided by friction only. But when you are going on a hilly road and you have such kind of roads, you know, इस तरह के curves तुमको पूरे मिलेंगे, है ना। रोड्स इस तरह से पूरे रास्ते में ऐसे रोड मिलेगा तुमको, कभी ऐसे जा रहा होगा, कभी ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा। सो द रोड वुड बी
moving in this direction, right? So every time you cannot rely on friction. तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, अब उस दौरान क्या है कि गाड़ी के स्किड होने की चांसेस ज्यादा होती है, एंड देयर मे बी एक्सीडेंट if if the friction is not enough to provide the necessary centripetal force. So the car may skid outwards, right? तो भाई कार का स्पीड इतना ज्यादा, वो टेंजेंशियली मूव करना चाहेगा, स्ट्रेट ऐसे मूव करना चाहेगा, उसको इधर घुमाने के लिए इसके इसके टायर्स और रोड्स के बीच में नेसेसरी फ्रिक्शन होना चाहिए. अब वो नेसेसरी फ्रिक्शन कभी हो सकता है कि बारिश हुआ हो, कभी हो सकता है कि तुम्हारे रोड पे देयर इज अ सैंड देयर, so there may be a possibility that the friction is not enough to provide the necessary centripetal force. In those cases there may be accident occurring. So to avoid such accidents, what people did, these civil engineers, what they did is they provided necessary centripetal force by raising the outer part of the road, and which is known as banking of road. इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड. So what has been done is the outer part of the road has been raised by this much amount. So ये जो पूरा है ना, गाड़ियां अब इस तरह से चल रही होंगी. तुम लोग नोटिस किए होंगे कभी भी when we go in a hilly area or in a hilly road, mountainous region, so there you will find roads which are higher on the outer side. बाहर के तरफ रोड थोड़ा उठा रहता है और अंदर के तरफ रोड थोड़ा अंदर के तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है नीचे के तरफ, जिससे कि वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाता है. कैसे कि यहाँ पे एक मान लो गाड़ी है, उस गाड़ी का जो रिएक्शन फोर्स होगा ना, उस रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट होगा. एक कंपोनेंट जो इसके वेट को बैलेंस करेगा और जो दूसरा कंपोनेंट होगा ना, सो लेट्स से we have raised it by an angle theta, so this will also be angle theta. This is 90 minus theta. So n है, ये n cos theta हो जाएगा और ये n sin theta हो जाएगा. तो n sin theta will provide that necessary centripetal force. So even though the friction is not that much, the body will be able to move in a circular motion because of the component of the normal reaction which is acting in the radially inward direction. क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट कि क्यों हम लोग ये बैंकिंग ऑफ रोड कर रहे हैं? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Betsy, are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. Great, great, great. So when vehicles go through turning, they travel along a nearly circular arc. There must be some force which will produce the required centripetal acceleration. So if a vehicle has to move in a circular arc, there must be some force which should provide that necessary centripetal acceleration. So if the vehicles travel in a horizontal circular path, this resultant force is also horizontal. The necessary centripetal force is being provided to the vehicles by the following three ways. या तो रोड बिल्कुल प्लेन है ना, ऊपर नीचे नहीं है, मतलब बाहर वाला साइड ऊपर नहीं उठाया, there is no banking of road, so then we will have to rely only on friction. So centripetal force is provided, this centripetal force is provided by first friction only, second by banking of roads only. So this centripetal force is provided by banking of roads only, this. Okay. Third, by friction and banking of roads. Right? दोनों हो. मतलब इस वाले केस में हम लोग कह रहे हैं, 2 मिनट सतप्रीत मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दो एंड देन आई विल कम बैक टू यू. सो 3 केसेस हो सकता है कि बस फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो या बस बैंकिंग ऑफ रोड हो. यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं भी होगा ना और धीरे धीरे हम गाड़ी को मूव करेंगे तो हम लोग फिर भी सर्कुलर मोशन मतलब अचीव कर पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो. अगर फ्रिक्शन भी लग रहा है तो अब क्या है, फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा और जिससे नेसेसरी इसको, है ना. तो फ्रिक्शन बेसिकली इस पे नीचे के तरफ इधर लग रहा है फ्रिक्शन, तो ये जो कंपोनेंट F cos थीटा है इस पे
इधर लग रहा होगा, तो F cos थीटा और N sin थीटा दोनों मिलके इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. So in real life, the necessary centripetal force is provided by friction and banking of roads both. भाई ऐसा तो नहीं ना है कि हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो टायर्स हैं वो बिल्कुल ही चिकनी हो, ऐसा तो जरूरत है नहीं. मतलब it may not be completely smooth. So there will be some friction between road and the tires. So that friction force will assist this N sin theta component, and hence the cars are able to move in a in a speed which is more than that what is being prescribed. So let's say तुम लोग जब गाड़ी ऐसे हम लोग जब माउंटेनस रोड्स पे जाते हैं, वहां लिखा होता है स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर, बट है ना, हम लोग जो यहाँ से दिल्ली से जाते हैं, होशियार बुद्धिमान लोग सब, वो जो है उसको तो मजा आता है, इसको लगता है 20 किलोमीटर पर आवर बेवकूफ है लिखा हुआ है, तो वो मूव करता है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और एक्सीडेंट नहीं होता है तो अपने आप को बहुत एकदम सुमाकर समझते हैं. बट दैट इज व्हाई एक्सीडेंट डज नॉट हैपन, बिकॉज देयर इज सम फ्रिक्शन आल्सो एक्टिंग व्हिच इज असिस्टिंग इट. अदरवाइज जो ये स्पीड लिमिट लिखा होता है, ये बस इस चीज को मान के लिखा होता है कि देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जीरो है, तब फिर क्या स्पीड लिमिट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस banking of road. So we are able to cross the speed limit and still move in a circular path, because there is some amount of friction also which is assisting this normal reaction ka component. Okay, so now we'll write one by one the equation of this. Yes Satpreet, अब पूछो क्या पूछना है तुम्हें. Satpreet, you want to ask something? Let's move to the next slide now. देखो, जो बैंकिंग ऑफ रोड बोल रहे थे ना, ये इसी तरह की बात कर रहे थे. मतलब बेसिकली देखो, आउटर पार्ट ऑफ द रोड इज रेज्ड, राइट. सो दिस इज व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड. अगर तुम नोटिस करोगे तो जो आउटर पार्ट ऑफ द रोड है ना, इफ यू सी दिस आउटर पार्ट इज बीइंग रेज्ड बाय सम अमाउंट, है ना. सो ये जितने से रेज कर रहे हैं ना, ये एंगल बैंकिंग का जो एंगल है, और ये इसके वजह से नाउ ये बैंकिंग ऑफ रोड हो रहा है ना. सो द आउटर पार्ट इज रेज्ड फ्रॉम द इनर पार्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ बाय फ्रिक्शन ओनली, लेट्स से अब जो हम कह रहे हैं कि ये बस फ्रिक्शन ही एक्ट कर रहा होगा, तब जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड हो रहा है उसको देखें. So suppose a car of mass m is moving at a speed v in a horizontal circular arc of radius r. In this case, मतलब ये हमारा एक सर्कुलर आर्क है, और एक कार है, ठीक है. इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर आर्क, राइट. थोड़ा प्रॉपर फिगर बना लेते हैं. सो कार है, ये इसका मान लो सेंटर है, सेंटर के तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा, राइट. तो ये जो कार है, अगर हम लोग इसका वर्टिकल देखेंगे तो वर्टिकली क्या है, mg और n एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, mg इज इक्वल टू n हो जाएगा, राइट. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द
forces. Now, so suppose a car of mass m is moving with a speed v. This car is moving with a speed v in a horizontal circular arc of radius r. The arc radius is r. In this case, the necessary centripetal force to the car will be provided by force of friction F acting towards center. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इसका टेंडेंसी स्ट्रेट जाने का होगा, तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. सो फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक है. Thus, friction force is providing the necessary centripetal force, that is mv square by r. So F is greater and equal to mv square by r. जो friction force है, that should be greater and equal to mv square by r. Further, limiting value of friction F is equal to mu n, right? तो हम लोग इसको, और n mg के बराबर है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी. सो योर लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और म्यू एम जी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट? m and m gets cancelled, so we'll have v square is less and equal to mu g into r, और v is less and equal to root under mu g r, right? तो ये देखो, इसका लिमिट दिया हुआ है कि ये वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इट शुड बी लेस एंड इक्वल टू म्यू जी आर. तो जो हम लोग स्पीड लिमिट लिखते हैं, वो स्पीड लिमिट में ये कंसिडर करते हैं कि क्या फ्रिक्शन है. और ये अब देखो, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हर कार के टायर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, है ना? तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा इतना ही रहेगा तो फिर एक्सीडेंट नहीं होगा. यहाँ पे म्यू पे डिपेंडेंट है, फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली. तो फ्रिक्शन ज्यादा है तो v ज्यादा हो सकता है, फ्रिक्शन कम होगा तो v को कम रखना पड़ेगा. सो हियर टू सिचुएशंस में अराइज इफ m and r आर नोन टू अस. ठीक है. द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड नॉट एक्सीड म्यू आर जी. सो इफ म्यू एंड r, and if v and r are known to us, right, the coefficient of friction should be greater. तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो v के लिए सॉल्व कर सकते हैं, म्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो म्यू शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी. सो योर coefficient ऑफ फ्रिक्शन, अगर तुम लोग को जानना है कि भाई हमारा coefficient ऑफ फ्रिक्शन कितना होना है, तो दिस शुड, coefficient ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर. Then it will avoid any accident. There will be no accidents happening. Is this clear? Clear है बच्चों? अब हम लोग आते हैं जब फ्रिक्शन और जब बैंकिंग ऑफ रोड हो रहा है, तब क्या कंडीशन लेना है. ठीक है. तो उसके पहले we'll do one question. So question is, a car travels on a flat circular track of radius 200 meter. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, so car is moving in a circular path of radius r is equal to 200 meter at 30 meter per second. So velocity v is equal to 30 meter per second. ठीक है. And has a centripetal acceleration of 4.5 meter per second square. So centripetal acceleration AC is equal to 4.5 meter per second square. If the mass of the car is 1000 kg, mass of the car is equal to 1000 kg, what frictional force is required to provide the acceleration? ठीक है ना. हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है जो कि नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे. तो मान लो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F लग रहा है, सो F शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और F इज ग्रेटर एंड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दे ही रखा है यहाँ पे,
सो F शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू, मास है 1000 और ये 4.5 हो गया, सो 450 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए. So what frictional force is required to provide the acceleration? 450 Newton. If coefficient of static friction is 0.8, what is the maximum speed at which the car can circle the track? So basically maximum speed V square by R. Okay. So mv square by R, mu mg should be greater and equal to mv square by R. So हमें निकाल रहा है V should be less and equal to mu g R का root under. Now, what is the maximum speed? So maximum speed V maximum is root under mu gr. म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.8, जी का मान लो 10 ले लेते हैं और रेडियस आर दे रखा है 200 मीटर. सो दिस विल बी इक्वल टू 8 into 200, 1600. So 40 meter per second is the maximum speed. Clear बच्चों? Now let's come to जब बस बैंकिंग है रोड में, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली, है ना. हम लोगों ने पहले किया बाय फ्रिक्शन ओनली, अब हम लोग कर रहे हैं कि बस बैंकिंग करेंगे तब क्या होगा, बाय बैंकिंग द रोड्स ओनली. तो अब हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं जीरो फ्रिक्शन है. ये हमारे पास जो कार है ना, इसका एक वेट नीचे के तरफ होगा, राइट, वेट mg नीचे के तरफ हुआ और ये एक नॉर्मल रिएक्शन n हुआ. इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना, n के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा है ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी एंगल थीटा. ये एंगल जो थीटा है तो ये बन गया हमारा n cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट, और ये बन गया n sin थीटा. तो n sin थीटा जो है, जो यहाँ पे इसको सेंटर के तरफ पॉइंट कर रहा है फोर्स, वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. n sin थीटा इज mv स्क्वायर बाय r. और n cos थीटा जो है वेट को बैलेंस कर रहा है, नीचे वेट mg है, ऊपर n cos थीटा, ये दोनों बैलेंस कर रहा है. सो वी हैव दीज टू इक्वेशन. नाउ डिवाइड 2 from 1, ठीक है. सो व्हेन वी डिवाइडिंग equation 2 from 1, what we are going to get is n sin theta by n cos theta. n कट गया, sin by cos tan theta हो गया, और ये कट गया, v square by rg हो गया. so v is equal to root under rg tan theta. so ये तब जब बस only banking is there. is it clear? अब हम लोग कंसिडर करते हैं जब फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है, दोनों चीज, ठीक है. So if a vehicle is moving on a circular road which is rough and banked also, banking भी है and the circular road is rough, that means there is friction also, then three forces may act on the vehicle. So इसका जो vehicle पे एक weight mg लगेगा, एक normal reaction n लगेगा, और because vehicle का जो tendency है ये बाहर की तरफ skid करने का है, तो उस पे नीचे की तरफ एक friction भी लगेगा f. फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो फ्रिक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा हो गया. नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो ये इधर एन कॉस थीटा हो गया और इधर एन साइन थीटा हो गया, ठीक है. और जो फ्रिक्शन एफ है वो म्यू इंटू एन है. सो ये दोनों फोर्स मिलके नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट. सो देखो इस क्वेश्चन में फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड अगर हम देखें तो यहाँ पे n sin थीटा एंड f cos थीटा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, n sin थीटा एंड f cos थीटा. बोथ दीज फोर्सेस आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, दिस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. दिस इज व्हाट द इक्वेशन 5 सजेस्ट. एंड देन n cos थीटा माइनस f sin थीटा, देखो यहाँ पे
f है, f cos थीटा हो गया, एक कंपोनेंट आ गया इधर f sin थीटा, है ना. सो n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा. तो f sin थीटा को इधर ले आओगे तो n cos थीटा माइनस, तो हम लोग के पास इक्वेशन जो है वो ये है कि ऊपर फोर्स लग रहा है n cos थीटा और नीचे फोर्स लग रहा है f sin थीटा प्लस ऑफ mg. f sin थीटा को अगर हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हमारा ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज mg. एज मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन. अगर हम लोग f के जगह म्यू mg सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा. कैसे, देखो करके बताते हैं. इनको अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, सो ये हमारा m और m कैंसिल हो जाएगा. लेट्स डिवाइड 1/2. सो डिवाइडिंग 1/2, सो वी गेट n sin theta plus f cos theta divided by n cos theta minus f sin theta. So this is mv square by r divided by mg. So m and m gets cancelled. So this will become v square by rg. So this is, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना. f को क्या लिख सकते हैं, म्यू n लिख सकते हैं. तो दिस विल बिकम n sin थीटा प्लस म्यू इंटू n cos थीटा, n cos theta minus mu n sin theta is equal to v square by rg. So n cancel. So ये क्या बन जाएगा हमारा sin theta plus mu cos theta, और ये यहाँ पे cos theta minus mu sin theta is equal to v square by rg. So this is how this equation comes. Is it clear? Clear to everyone? Yes, sir. Okay, great. Okay, so we'll stop here. Tomorrow we'll do few questions based on this banking of roads, and then we'll continue further. We'll start with doing some questions of banking of road, and then we'll move forward. I hope you understood everything today. चलिए, है ना?